नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग से सारे थ्योरेटिकल और इम्पोर्टेंट मैच द कॉलम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द टूल। तो टूल अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में वाइब्रेट करता है एट वेरी हाई स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोस्ट्रक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो ये मैग्नेटोस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है। तो मैग्नेटोस्ट्रक्टिव ट्रांसड्यूसर, और ये वाइब्रेट करता है। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में जो क्वेश्चन आता है, तो जैसे कि टूल टूल किस चीज का बना रहता है, तो डक्टाइल टूल डक्टाइल मटेरियल का रहता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया। तो इन चीज़ों का टूल बना रहता है। यहाँ पर वाइब्रेट करता है हायर फ्रिक्वेंसी में। यहाँ एमआरआर का ग्राफ देख लेते हैं। तो मटेरियल रिमूवल रेट का जो ग्राफ है, वो अगर एम्पलीट्यूड आप बढ़ाओगे तो एमआरआर बढ़ता है। इस तरीके से एम्पलीट्यूड बढ़ाने से एमआरआर बढ़ेगा। और अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो तब भी एमआरआर बढ़ता है। तो ये फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तब भी एमआरआर बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे आप तब भी एमआरआर बढ़ेगा। फिर यहाँ पर रहता है मीन ग्रेन डायमीटर। तो अगर मीन ग्रेन डाया आप इंक्रीज करते हो तो एमआरआर जो है वो इंक्रीज होगा। पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा, ठीक ना। तो ऐसा कुछ जाएगा। ये एक्चुअल में होता है, और थ्योरेटिकल में मीन ग्रेन डायमीटर बढ़ाओगे तो एमआरआर बढ़ेगा। ये रहता है थ्योरेटिकल, और ये होता है एक्चुअल। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अगला है ईसीएम डैश बी यूज्ड फॉर ऑल सच मटेरियल्स फॉर विच अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज पॉसिबल। तो अगर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ग्लास वगैरह की हो सकती है, लेकिन ईसीएम नहीं कर सकता ग्लास की मशीनिंग, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिव है। तो यहाँ कैनॉट हो जाएगा। और ईडीएम डैश बी यूज्ड फॉर ऑल सच मटेरियल्स फॉर विच ईसीएम इज पॉसिबल। तो ये सही होगा, क्योंकि ईसीएम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल के लिए रहता है और उसके लिए ईडीएम भी रहता है। तो अगर ईसीएम जिस काम को कर सकता है तो उसको ईडीएम कर लेगा। लेकिन इफिशियंसी ईसीएम की ज्यादा रहती है, क्योंकि एमआरआर ईसीएम का ज्यादा रहता है। फिर है इन ईसीएम द मटेरियल रिमूवल रेट विल बी हायर फॉर मेटल विथ। तो देखिए एमआरआर ईसीएम में एमआरआर का फार्मूला क्या होता है, ए आई अपॉन रो जेड एफ। यहाँ पर ए है एटॉमिक वेट, आई करंट है, और रो डेंसिटी है, और जेड वैलेंसी है, एफ है फैराडे कांस्टेंट। तो अगर आप एटॉमिक वेट बढ़ाओगे तो एमआरआर बढ़ेगा। तो लार्ज एटॉमिक वेट। फिर अगला है इन यूएसएम द मटेरियल रिमूवल रेट वुड डैश विथ इंक्रीजिंग द मीन डायमीटर ऑफ एब्रेसिव मटेरियल। तो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। ये हमने अभी बात की इस ग्राफ में। अगला है ईडीएम इज मोर इफिशियंट प्रोसेस देन ईसीएम। तो ईडीएम इज मोर इफिशियंट देन ईसीएम फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नॉन सर्कुलर होल्स। तो ये गलत है, क्योंकि एमआरआर ईसीएम का ज्यादा रहता है, तो उस वजह से ईसीएम ज्यादा इफिशियंट रहेगा। फिर अगला है यूएसएम इज अबाउट द बेस्ट प्रोसेस फॉर मेकिंग होल्स इन ग्लास विच आर कंपेरेबल इन साइज विथ थिकनेस ऑफ द शीट। तो अगर थिकनेस ठीक ठाक है तो हम यूएसएम का यूज करते हैं ग्लास के लिए। वैसे भी यूएसएम का यूज ब्रिटल, मतलब कंडक्टिव नॉन कंडक्टिव किसी का भी हो सकता है। मेनली ब्रिटल मटेरियल के लिए यूएसएम प्रीफर करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ब्रिटल मटेरियल है और जैसे ग्लास वगैरह है तो ये रिफ्लेक्टिव रहते हैं। तो इस वजह से एलबीएम ईबीएम का यूज नहीं हो सकता। तो यूएसएम सही ऑप्शन रहता है। फिर जनरली cylindrical part produced by the powder metallurgy could have not uniform cross section, the length to the diameter ratio। तो length upon diameter जो रहता है वो 2.5 से या कि बराबर हो या कि 2.5 से कम रहना चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर ईसीएम इज एज फॉलो। तो ईसीएम के लिए क्या हो जाएगा, पैसिवेटिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर शॉक रिमूवल एंड नॉन पैसिवेटिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर फिनिश कंट्रोल। तो पैसिवेटिंग मतलब होता है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग रहे। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग रहता है मटेरियल रिमूवल के लिए, और नॉन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग रहता है फॉर फिनिश कंट्रोल के लिए। अगला है
इंटर इलेक्ट्रोड गैप इन द ईसीजी इज कंट्रोल्ड बाई, तो ये ईसीजी है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग से क्या करते हैं, टूल की सरफेस फिनिशिंग करते हैं हम लोग। तो इसमें जो इंटर इलेक्ट्रोड गैप रहता है, तो इंटर इलेक्ट्रोड गैप हम लोग किससे कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोलिंग द साइज ऑफ डायमंड पार्टिकल इन द व्हील। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डायमंड है ना, तो डायमंड एक अब्रेसिव की हम तरह इसको यूज करते हैं। तो डायमंड जो रहता है वो कंडक्टिव व्हील में इम्बेड कर दिया जाता है। तो कंडक्टिव व्हील में उसका इम्बेड करके उसको हम ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं। तो इस वजह से अगर हम कंट्रोल करना है इलेक्ट्रोड गैप को, तो उसके लिए हम कंट्रोल करते हैं पार्टिकल साइज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैच द कॉलम है अल्मोनियम ब्रेक शू। तो अल्मोनियम ब्रेक शू किससे बनता है, ये डाई कास्टिंग से बनता है। तो यहाँ हो जाएगा सैंड कास्टिंग, ये इसमें ग्रेविटी डाई कास्टिंग से बनता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर प्लास्टिक वाटर बॉटल, जहाँ कहीं भी बॉटल आ जाए और थिन बॉटल्स वगैरह रहें तो वहाँ यूज़ करते हैं हम लोग ब्लो मोल्डिंग। तो इसका हो जाएगा बी। और स्टेनलेस स्टील कप, तो देखिए जैसे कप आ गया, मग्गा आ गया, तो इस तरीके से जो इस तरीके के बर्तन रहते हैं तो इनको हम लोग डीप ड्राइंग से बनाते हैं। तो इसके लिए सी ऑप्शन हो जाएगा। और सॉफ्ट ड्रिंक कैन, तो देखिए अल्मोनियम का जो वो रहता है उसको जैसे कि कैन है, कैन वगैरह हम लोग बनाते हैं इम्पैक्ट एक्सट्रूशन से, इम्पैक्ट एक्सट्रूशन। और जैसे कि ठंडी जो पीने वाली बॉटल्स रहती हैं जिसमें कि कोका कोला कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका जो बॉटम रहता है वो ज़्यादा थिक रहता है। तो उसको हम लोग बनाते हैं आयरनिंग प्रोसेस से, आयरनिंग प्रोसेस। फिर इन ईडियम द टूल इज मेड अप ऑफ, और बाकी इसमें और देख लीजिए क्या है, इम्पैक्ट एक्सट्रूशन, तो इसका हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक कैन के लिए हो गया डी ऑप्शन के लिए। फिर इसमें सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, तो ये पाइप वगैरह बनाते हैं सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए, सर्कुलर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। फिर इन ईडियम द टूल इज मेड अप ऑफ, तो ईडियम टूल हम लोग किसका बना रहता है, कॉपर का। ईडियम टूल में क्या रहता है, कंडक्टिव रहना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिव हाई कंडक्टिव में कॉपर रहता है और सस्ता भी है, तो इस वजह से कॉपर का यूज़ करते हैं। बाकी अगर वेरी लो वियर रेट आ जाएगा, तो वेरी लो वियर रेट आ जाएगा तो हम लोग यूज़ करेंगे फिर अल्मोनियम और ग्रेफाइट का। तो अगर ऐसा ऑप्शन में लिखता है कि विथ वेरी लो वियर रेट ऐसा करके है, तो अल्मोनियम एंड ग्रेफाइट। फिर अगला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ जिग्स और फिक्सचर के बारे में बात हो रही है। तो फिक्सचर क्या करता है, फिक्सचर करता है लोकेट करता है, लोकेट करता है, क्लैंप करता है वर्क पीस को, लोकेट एंड क्लैंप ऑफ द वर्क पीस। और जिग्स क्या करता है, गाइड द टूल है। तो जिग्स इज टू गाइड द टूल एज वेल एज टू लोकेट एंड क्लैंप द वर्क पीस। तो ये सही है। जिग्स आर यूज्ड इन द सीएनसी मशीन टू लोकेट एंड क्लैंप द वर्क पीस एंड गाइड द टूल, ये भी ऑप्शन सही है। अगला है डीप होल ड्राइंग फॉर द स्मॉल डायमीटर से 0.2 mm इज डन विद द ईडियम बाय सेलेक्टिंग द टूल मटेरियल्स। तो अगर हमको 0.2 mm का होल करना है, तो उसके लिए हम अगर ईडियम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ईडियम प्रोसेस क्या रहता है, इसमें ईडियम प्रोसेस में वोल्टेज ज़्यादा रहता है। ईडियम प्रोसेस में करंट की वैल्यू कम रहती है, और हम पहले चार्ज करके वोल्टेज इकट्ठा करते हैं, फिर इकट्ठा जब डिस्चार्ज होता है स्पार्क जनरेट होता है वहाँ से, और उससे बम्बार्डिंग होती है, और उसकी वजह से फ्यूजन एंड वेपराइजेशन होता है। तो अगर अपने को बहुत छोटा चाहिए, तो सपोज करिए हमने 2.2 mm का हमको होल ड्रिल करना है, तो बहुत एक छोटा वायर जैसा कुछ चाहिए, और उसमें अगर हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, तो मेल्ट होने का चांस रहता है। तो इसी वजह से हम टंगस्टन का वायर यूज़ करते हैं, कंडक्टिव भी है और हाई टेम्परेचर पे विथ स्टैंड भी रह सकता है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। फिर ईसीएम द एमआरआर इज ड्यू टू द, तो ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में एमआरआर होता है आयन डिस्प्लेसमेंट से। और फिर 3-to-1 प्रिंसिपल ऑफ द लोकेशन इन जिग्स एंड फिक्सचर्स वुड रेस्ट्रिक्टेड द वर्क पीस इन एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए 3-to-1 प्रिंसिपल ये लोकेशन का प्रिंसिपल है, जिग के लिए होता है। तो जब 3 हम उसको रखेंगे और 3 जगह पिन लगाएंगे, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इसी तरह 2 पिन उसके बाद लगाएंगे तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करेगा, और लास्ट में 1 लगाएंगे तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 5 3 8 1 9, टोटल 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा। फिर आगे चलते हैं। तो द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल इन द ईडियम प्रोसेस। तो ईडियम प्रोसेस में मटेरियल रिमूवल होता है मेल्टिंग एंड इवोपरेशन से, तो मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन हो जाता है। फिर
टिपिकल मशीनिंग ऑपरेशन, तो ये देखिए डिबरिंग, डिबरिंग किसके लिए होता है, तो डिबरिंग हो जाएगा, देखिए डिबरिंग क्या होता है कि हम लोग डिबरिंग मशीनिंग करने के बाद जैसे कि छोटे छोटे वो पार्ट्स निकले जैसे रहते हैं, अगर अपने यहाँ की मशीनिंग की तो छोटा छोटा ऐसे निकला रहेगा, तो उसको हटाने के लिए डिबरिंग बोलते हैं उसको। तो उसके लिए होता है अब्रेसिव फ्लो मशीनिंग, तो इसका पी हो जाएगा। फिर डाई सिंकिंग प्रोसेस, डाई सिंकिंग प्रोसेस क्या है कि जैसे कि आप ईडीएम प्रोसेस में काम कर रहे हो, तो उसमें जो एमआरआर जो मटेरियल निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपने मशीनिंग की यहाँ पर, तो यहाँ जो इसका मटेरियल रिमूवल रहेगा उसको फ्लश आउट करने के प्रोसेस को डिबरिंग बोलते हैं। और ये काम करता है जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में ये डूबा रहता है, तो इलेक्ट्रोलाइट ही काम करता है। और इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का रहता है, ये जनरली केरोसिन वगैरह का रहता है, तो उसको डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड बोलते हैं, तो केरोसिन जनरली यूज़ करते हैं हम लोग। तो डाई सिंकिंग हो जाएगा ईडीएम प्रोसेस के लिए, तो क्यों का 3 हो जाएगा। फिर फाइन होल ड्रिलिंग इन थिन शीट, तो फाइन होल ड्रिलिंग लेजर बीम प्रोसेस से किया जा सकता है, तो आर। फिर टूल शार्पनिंग, टूल शार्पनिंग किसके लिए करते हैं, तो अभी हमने बात की इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग के बारे में और जान लेते हैं क्या है। दो प्रोसेसेस का मिक्सचर है, जैसे कि यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन एंड मैकेनिकल अब्रेशन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को हम अब्रेसिव की तरह यूज़ करते हैं, उसको कंडक्टिव मटेरियल में इम्बेड करके हम लोग ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग करते हैं, तो वो अपना टूल रहता है। फिर मटेरियल जो रिमूवल है इसका, वो इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन से लगभग 90% और फिर अब्रेशन से लगभग 10% मटेरियल रिमूवल होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर इधर देख लेते हैं, तो इरोजन प्रोसेस हो रहा है, तो इरोजन प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर इरोजन जाहिर सी बात है कि केमिकल एक्शन हो रहा होगा, तो केमिकल मशीनिंग में केमिकल मशीनिंग में इरोजन प्रोसेस। फिर कोरोजिव एक्शन, तो कोरोजिव एक्शन केमिकल प्रोसेस में होगा, इरोजन तो इसमें नहीं होगा। इरोजन एंड चिपिंग तो यूएसएम प्रोसेस में होता है, और कोरोजिव एक्शन रिएक्शन होगा केमिकल प्रोसेस में, केमिकल मशीनिंग में। तो केमिकल मशीनिंग में आयन डिस्प्लेसमेंट हम लोग बात कर चुके हैं, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में। और फ्यूजन वेपराइजेशन होगा एडीएम में। तो ये चीज़ें हैं। फिर मैक्सिमम डेप्थ टू द विड्थ रेशियो इन द ईबीएम प्रोसेस, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा डेप्थ रहता है, तो 25 टू द रेशियो ऑफ 1। फिर ईसीएम, यूबीएम, ईडीएम एंड एलबीएम, तो इरोजन किस में होगा, इरोजन एंड चिपिंग एक्शन होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में, छोटे छोटे चिप्स के फॉर्म में निकलते हैं इरोड होके। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग आयन डिस्प्लेसमेंट होता है। और ईडीएम प्रोसेस होगा फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, तो फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन होगा इसमें। और एलबीएम में होगा वेपोराइजेशन एंड अब्लिमेशन। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर एमआरआर की भी बात कर लेते हैं एक बार। तो एमआरआर की एक लंबी लिस्ट है, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे जो कम एमआरआर निकलता है वो होता है एजीएम प्रोसेस में, अब्रेसिव जेट मशीनिंग में। फिर एलबीएम, लेजर बीम मशीनिंग। फिर उसके बाद आता है ईबीएम, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। फिर इलेक्ट्रॉन बीम के बाद है केमिकल मशीनिंग, सीएचएम के बाद है यूएसएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक के बाद होता है एडीएम के बाद है ईसीएम, और ईसीएम के बाद है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। तो सबसे ज़्यादा मटेरियल रिमूवल होगा प्लाज्मा आर्क में, उसके बाद ईसीएम। जनरली यहीं से आता है क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा ईसीएम, प्लाज्मा आर्क ऑप्शन में रहता नहीं है, तो जनरली ईसीएम। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सब ऑप्शन में दे रहा है तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा आर्क, फिर ईसीएम, फिर एडीएम, फिर यूएसएम, फिर केमिकल, फिर ईबीएम, और फिर उसके बाद एलबीएम, और उसके बाद एजीएम। सबसे कम एजीएम जनरली ऑप्शन में रहता नहीं, तो एलबीएम प्रोसेस से क्या करते हैं, तो एलबीएम प्रोसेस से होता है कटिंग ए पॉलिस्टर शीट। तो कटिंग ए पॉलिस्टर शीट हो जाएगा एलबीएम से, कटिंग ए पॉलिस्टर शीट। और फिर उसके बाद है ईडीएम, तो ईडीएम से हो जाएगा मेकिंग ए डाई आउट ऑफ ए डाई स्टील ब्लॉक। क्योंकि इसमें देखिए जो सेम प्रिंट रहता है, अगर जो आपका टूल है जिस शेप का जो प्रिंट टूल में है, तो वही प्रिंट सेम टू सेम इम्प्रिंट हो जाएगा
वर्क पीस में। तो मेकिंग ए डाई आउट ऑफ ए डाई स्टील ब्लॉक, तो ये हो जाएगा। फिर केमिकल मिलिंग, तो देखिए केमिकल प्रोसेस है, यहाँ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जाएगा केमिकल प्रोसेस के लिए। और यूएसएम, तो यूएसएम तो सिंपल है, ड्रिलिंग ए होल इन ए ग्लास प्लेट, तो इसका हो जाएगा 2 और केमिकल मिलिंग का हो जाएगा 1। एडीएम का 4 है और एलबीएम का कटिंग ए पॉलिस्टर शीट। उसके बाद कास्टिंग, तो देखिए कास्टिंग में क्या रहता है कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन कास्टिंग है। फिर वेल्डिंग, वेल्डिंग में क्या रहता है, वेल्डिंग में पेनिट्रेशन। ये शायद डिफेक्ट की बात कर रहा है यहाँ, हाँ डिफेक्ट ही है, ऊपर लिखा हुआ है। तो लैक ऑफ पेनिट्रेशन रहता है कास्टिंग में, वेल्डिंग में पेनिट्रेशन, फिर एक्सट्रूशन में सेंट्रल बस्ट, और डीप ड्राइंग में फ्लेंज रिंकलनेस। तो फ्लेंज रिंकल्स किस वजह से आता है, तो इनसफिशियंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, इनसफिशियंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स की वजह से रिंकल आ जाता है फ्लेंज में, जो ऊपर की तरह रहता है ना ड्रिप ड्राइंग करने के बाद जो ये चीज, ये वाला पोर्शन रहता है, तो इसमें थोड़ा ऐसा ऐसा हो जाता है। और सेंटर बस तो एक्सट्रूशन प्रोसेस में रहता है। फिर उसके बाद पोरस बियरिंग, तो देखिए पोरस बियरिंग जो है ये किस प्रोसेस से हम लोग जनरली बनाते हैं, तो पाउडर मेटलर्जी। जहां कहीं भी बियरिंग रहेगा तो वो पाउडर मेटलर्जी से बनेगा। फिर फ्लाई व्हील किससे बनाएंगे, तो फ्लाई व्हील बनता है कास्टिंग से। कास्टिंग में कौन सी कास्टिंग, तो ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। डबल इंड स्पैनर, डबल इंड स्पैनर में जो रिंच वगैरह रहते हैं तो दोनों साइड उसमें रहता है, तो वो बनाते हैं हम लोग क्लोज डाई फॉर्जिंग से, क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग, जो रिंच प्लास वगैरह रहता है। प्लास्टिक बॉटल तो पहले ही बात कर चुके हैं, ब्लो मोल्डिंग से, प्रोसेस से ब्लो मोल्डिंग। फिर 10 mm स्क्वायर होल कैन बी कट इन ए 2 mm थिक ग्लास, तो देखिए जहां कहीं भी ग्लास वगैरह आ जाए तो सीधे यूएसएम। द यूज ऑफ द फिक्सचर रिड्यूसेस, तो फिक्सचर क्या रिड्यूस करेगा, तो देखिए ओनली सेटिंग टाइम, केवल जो फिक्स करने में जो टाइम वगैरह लगता है वही बचाएगा फिक्सचर। उसके बाद तो जो बाकी काम होता है तो वो टूल वगैरह करेंगे, गाइड टूल वगैरह। फिर इन पाउडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ, तो मैक्सिमम टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ, तो देखिए ये एक पूरा सीरीज ऑफ प्रोसेस है, उस सीरीज ऑफ प्रोसेस के तहत ये काम हो रहा है। जैसा कि पहले होता है पाउडर मैन्युफैक्चरिंग में ब्लेंडिंग, यहाँ क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो अपना पाउडर है उसको हम बना लेते हैं। फिर होता है कंपैक्शन कंपैक्शन में क्या करते हैं कि जो ये पाउडर था अपना उसको इकट्ठा करके, मतलब उसको इकट्ठा करके दबाते हैं, फिर उसको डेंसिटी इंक्रीज होता है। यहाँ जब इकट्ठा कर देंगे और उसको प्रेस करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। फिर होता है सिनेटरिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में कंट्रोल इन्वायरमेंट में उसको हम गर्म करते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज रहता है और उसको प्रेस करते हैं। तो यहाँ अपने को टफनेस अपने को इंक्रीज होता है और स्ट्रेंथ वगैरह इंक्रीज होता है, तो ये चीज़ें यहाँ इंक्रीज होती हैं। फिर उसके बाद द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट पिनिंग इंक्रीजेस द फटीग लाइफ ऑफ द स्टील स्प्रिंग मेनली बिकॉज ऑफ इट रिजल्ट इन, तो रेसिडुअल स्ट्रेस डेवलप होता है, तो कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस डेवलप होता है वहाँ, इस वजह से उसका जो फटीग लाइफ है वो इंक्रीज हो जाता है। ईसीएम प्रोसेस द मटेरियल रिमूवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो अभी हम लोग ने बात की AI अपॉन रो जेड और एफ, तो AI अपॉन रो जेड एफ, तो एटॉमिक वेट और इंटू करंट इंटू डेंसिटी इंटू वैलेंसी इंटू फेराडे, तो ये हो जाएगा एटॉमिक वेट किस में रहता है, ग्राम, तो ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ द वर्क मटेरियल, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो कास्टिंग में क्या रहता है, फ्लूइडिटी, तो अगर फ्लूइडिटी है तो कास्टिंग मतलब हो पाएगा। मेलिबल है तो वो उसको हम फोर्जिंग कर सकते हैं, फोर्जिंग हो पाएगा जब वो मेलिबल रहेगा, तभी उसको हम सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो तभी उसमें डिफॉर्मेशन वगैरह होगा। फिर कोई चीज़ मशीनेबल है तभी उसमें मशीनिंग हो सकती है, तो मशीनेबिलिटी में टर्निंग हम लोग कर पाएंगे। वायर ड्राइंग में तो डक्टाइल है तो वायर ड्राइंग हो पाएगा।
फिर उसके बाद मशीन टूल बेड। तो देखिए मशीन टूल बेड बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम हमेशा कास्टिंग से बनाएंगे। जो बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा वो हमेशा कास्टिंग से बनता है। मशीन टूल स्पिंडल, तो स्पिंडल देखिए किससे बनेगा। स्पिंडल में हमको फोर्ज्ड चीज से बनेगा, क्योंकि वहां पर इम्पैक्ट वगैरह उसकी स्ट्रेंथ वगैरह हमको ज़्यादा चाहिए होती है, तो फोर्ज्ड से बनेगा वो। फिर कटिंग टूल तो हाई स्पीड स्टील टूल रहता है, कटिंग टूल सी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रोंज का वार्म व्हील रहता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्रोंज के लिए। और कास्टिंग से बनता है और किस चीज़ का रहता है, क्योंकि यहाँ पर शॉक स्ट्रेंथ वगैरह हमको एब्जॉर्ब करना रहता है, शॉक एब्जॉर्ब करना रहता है मशीन टूल बेड का। तो ये जनरली बनता है कास्ट आयरन से, तो कास्ट आयरन से। और फिर उसके बाद ईडीएम प्रोसेस में ईसीएम, यूएसएम और एलबीएम। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट से सीधे पता चल रहा है कि ईसीएम प्रोसेस है। फिर डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड वगैरह यूज करते हैं हम लोग ईडीएम में, केरोसिन वगैरह यूज होता है। अब्रेसिव स्लरी में क्या रहता है, हम लोग एयर के साथ अब्रेसिव का मिक्सचर, एक ही वाटर के साथ अब्रेसिव का मिक्सचर बना करके अब्रेसिव स्लरी बनता है, तो ये यूज होता है यूएसएम प्रोसेस में। फिर ईबीएम में तो वैक्यूम रहता है। उसके बाद है मशीनिंग वेल्डिंग और इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम। तो रिंकलिंग अभी हमने बताया कि इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, ये तो डीप ड्राइंग के लिए हो जाएगा। हीट अफेक्टेड जोन, तो हीट अफेक्टेड जोन कास्टिंग में रहेगा या कि वेल्डिंग में रहेगा। हीट अफेक्टेड जोन मेनली वेल्डिंग में रहता है। फिर हॉट टीयर वगैरह ये डिफेक्ट है कास्टिंग में हॉट टीयर होता है। और बिल्टअप एज मशीनिंग करते वक्त जो अपना जो रैक फेस रहता है, जो अपना फेस रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ एक माइक्रो वेल्ड हो जाता है और फिर वो वेल्डिंग नेगलेक्ट इकट्ठा होता जाता है और इस चीज को हम बोलते हैं बिल्टअप एज। फिर यही एक कटिंग टूल की तरह काम करने लगता है, इसको हम बोलते हैं बिल्टअप एज फॉर्म होना। उसके बाद है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, ब्रेजिंग, थर्मिट वेल्डिंग और मैनुअल आर्क वेल्डिंग। तो देखिए सबसे पहले तो फ्रिक्शन, फोर्ज, डिफ्यूजन और एक्सप्लोसिव, ये सब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। फिर इसमें क्या रहता है कि एक फ्लेयर प्लेट रहती है और एक हम लोग एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, ठीक ना। तो फ्लेयर प्लेट नीचे रहती है, ऊपर एक्सप्लोजिव रहता है, कुछ थीटा एंगल से रहता है और इसको हम यहाँ बम्बार्ड करते हैं, मतलब। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद फिर हीट जनरेट होती है और यहाँ पर वेल्डिंग हो जाती है। तो नीचे एक टारगेट प्लेट रहती है और इसको हम लोग बोलते हैं, मेन नाम याद रखना है कि फ्लेयर प्लेट जो रहती है वो नीचे रहती है और एक्सप्लोसिव प्लेट ऊपर रहती है, ठीक। तो यहाँ पर एक्सप्लोसिव वेल्डिंग होता है। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ब्रेजिंग प्रोसेस जिसमें कि कॉपर और जिंक हम लोग यूज करते हैं, कॉपर और जिंक, Cu प्लस जेडन। यहाँ पर Cu और जेडन का परसेंटेज कितना रहता है, 68 प्लस 32, तो ऐसा कुछ परसेंटेज रहता है। तो कॉपर और जिंक हम लोग यूज करते हैं। ब्रेजिंग जो कि है सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, यहाँ पर कैपिलरी एक्शन से यहाँ पर फिलिंग होता है, कैपिलरी एक्शन से, तो कैपिलरी एक्शन होता है। फिर उसके बाद आता है थर्मिट वेल्डिंग में क्या हम लोग यूज करते हैं, एल्युमिनियम और Fe2O3 3:1 में हम यूज करते हैं इसका। और ये किस तरीके की वेल्डिंग है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यूज हो रहा है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल स्टेट है, लिक्विड केमिकल स्टेट हो जाएगा इसका। तो थर्मिट वेल्डिंग हो गया सी इसका। और बचा मैनुअल आर्क वेल्डिंग, तो मैनुअल आर्क वेल्डिंग है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, तो पाउडर मेटलर्जिकल कंपोनेंट है। तो पाउडर मेटलर्जी कंपोनेंट में देखिए कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा रहता है, लेकिन उतना भी डेंसिटी नहीं रहता जितना कि कास्टिंग प्रोसेस में रहता है, तो इस वजह से हो जाएगा लोअर डेंस देन कास्ट प्रोडक्ट। फिर कोल्ड रोलिंग प्रोसेस, तो देखिए कोल्ड रोलिंग प्रोसेस हम लोग जनरली किसके लिए क्या रहता है इसमें, कोल्ड रोलिंग तभी हो पाएगा जब वो डक्टाइल रहेगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर मिलिंग तो मशीनिंग प्रोसेस है, मशीनेबिलिटी होता है वहाँ, मशीनेबिलिटी अच्छी रहनी चाहिए। फिर ब्रेजिंग पाउडर मेटलर्जी के कंपैक्ट एबिलिटी
कितना ज़्यादा कंपैक्शन उसका हो सकता है, उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ और टफनेस आएगी। फिर उसके बाद बचता है ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग में जनरली देखिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका ठीक रहेगा। फिर अभी यही चीज़ सोल्डरिंग में होता, तो सोल्डरिंग का उतना टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं रहता। उसका देखिए पॉलिस्टर रेजिन, तो पॉलिस्टर रेजिन और मेथिल, यहाँ से देखिए पीआई के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। पॉलिस्टर रेजिन में क्या है, माउल्टेड लगेज। फिर मेथिल मेथिल मे, मेथाक्राइलेट, तो ये रेफ्रिजरेटर इंसुलेशन का मटेरियल है। फिर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का हो जाएगा फ्लोर टाइल्स, फ्लोर टाइल्स नहीं होगा, कॉन्टेक्ट लेंसेज उसका रहता है, तो डी का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। उसके बाद स्टैंपिंग डाई प्लेट, गैस टर्बाइन ब्लेड, ट्विस्ट ड्रिल और कार्बाइड टूल। फिर होल इन द सिरेमिक प्लेट, तो देखिए होल इन द सिरेमिक प्लेट आ गया, जहाँ भी सिरेमिक है, ब्रिटल है, तो इसका हो जाएगा यूएसएम, तो इसका 8th ऑप्शन हो जाएगा। फिर कार्बाइड टूल इंसर्ट, तो कार्बाइड टूल इंसर्ट, तो इसको थोड़ा भी रहने देते हैं। ट्विस्ट ड्रिल देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग से हम उसको जोड़ते हैं, क्योंकि सर्कुलर शेप में रहता है और दोनों के बीच का वेल्डिंग ट्विस्ट ड्रिल से होता है अगर टूट गया है तो सी का हो जाएगा, सी का 6 हो जाएगा। गैस टर्बाइन ब्लेड, तो गैस टर्बाइन ब्लेड देखिए ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से रहता है, क्योंकि इसमें सरफेस फिनिश काफ़ी एक्सीलेंट हमको मिलता है, तो इसका हो जाएगा ईसीएम ऑप्शन है थर्ड। फिर स्टैंपिंग डाई प्लेट और कार्बाइड टूल इंसर्ट बच रहा है, तो स्टैंपिंग डाई प्लेट का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टैंपिंग डाई प्लेट हो जाएगा ईडीएम प्रोसेस नहीं, वायर कट ईडीएम प्रोसेस के थ्रू हम लोग स्टैंपिंग डाई प्लेट वगैरह बनाते हैं। और कार्बाइड टूल इंसर्ट हो जाएगा, टूल की बात आ गई तो हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। फिर अब्रेसिव जेट मशीनिंग से हम लोग नोजल वगैरह बनाते हैं, नोजल। और ईडीएम तो वायर यूज होता है कटिंग टूल। तो अब्रेसिव जेट मशीनिंग में हम लोग मेनली डाई वगैरह बनाते हैं, और इसमें नोजल के थ्रू छोटे छोटे अब्रेसिव को फेंका जाता है, मतलब बम्बार्डिंग की जाती है। और ईडीएम प्रोसेस में वायर का यूज़ हम लोग करते हैं काटने के लिए, कंडक्टिव वायर होना चाहिए। और एलबीएम में हम लोग लाइट यूज़ करते हैं, तो सही है। और यूएसएम का हम लोग हॉर्निंग प्रोसेस करते हैं, मतलब जो वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाता है और इस तरीके से जो उसका टूल रहता है, तो इस तरीके के मूवमेंट को और वाइब्रेटिंग के थ्रू उसके प्रोसेस को हॉर्निंग बोलते हैं। अगला है रेल सेक्शन, तो रेल सेक्शन जाहिर सी बात है रोलिंग से बनता है, रोलिंग प्रोसेस के थ्रू। और प्लास्टिक शीट कैलेंडरिंग। और एलन बोल्ट कोल्ड फॉर्मिंग। बोल्ट जनरली रोलिंग प्रोसेस से होता है, मतलब कोल्ड फॉर्मिंग से। फिर बोल्ट कोल्ड फॉर्मिंग, और जो थ्रेडिंग होता है जैसे कि नट वगैरह में इस तरीके से लगा रहता है ना थ्रेडिंग वगैरह, ये रोलिंग प्रोसेस होता है। और पोरस बियरिंग आ गया तो पाउडर मेटलर्जी। फिर ईडीएम प्रोसेस में मेल्टिंग एंड इवापोरेशन होता है। और केमिकल प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोडिक डिसोल्यूशन। एजीएम प्रोसेस में इरोजन। और फिर मशीनिंग ऑफ कंडक्टिव मटेरियल, तो कंडक्टिव मटेरियल का मशीनिंग ईडीएम से भी होता है, ईसीएम से भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का ऑप्शन यहाँ पर ईसीएम हो जाएगा। और अब्रेसिव स्लरी का हम लोग यूज़ करते हैं यूएसएम में। और रूबी रोड का एलबीएम में, लाइट फेंकने के लिए यूज़ होता है उसका। फिर हैवी क्लैंपिंग फोर्स ऑन द वर्कपीस, तो हैवी क्लैंपिंग फोर्स अगर आप कर दोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हैवी क्लैंपिंग फोर्स क्लैंप विद ए फ्लोटिंग पैड, क्लैंपिंग ऑन द रफ सरफेस ऑफ द वर्कपीस, 4 वर्कपीस ऑफ द मशीन, ड्रिलिंग एंड रीमिंग ऑफ वर्कपीस इन वन लोडिंग। तो देखिए इन सब में ये जिग्स एंड फिक्सचर टॉपिक से है, मेनली क्लैंप वगैरह की बातें हैं। तो हैवी क्लैंपिंग फोर्स ऑन द वर्कपीस, ये हो जाएगा क्लैंप विद ए फ्लोटिंग पैड। क्लैंपिंग ऑन द रफ सरफेस ऑफ द वर्कपीस, ये हो जाएगा इक्वलाइजिंग क्लैंप।
फिर फोर्क वर्कपीस इन लाइन टू बी मशीन इन वन लोडिंग, तो ये हो जाएगा स्ट्रैप इन वन लोडिंग। और ड्रिलिंग एंड रीमिंग ऑफ वर्कपीस इन वन लोडिंग, तो ड्रिलिंग एंड रीविंग ऑफ वर्कपीस इन वन लोडिंग हो जाएगा इंडेक्सिंग बुश। फिर अब्रेसिव ग्रेन थ्रोइंग एंड हैमरिंग, तो अब्रेसिव ग्रेन थ्रोइंग एंड हैमरिंग होता है किसमें, एजीएम प्रोसेस में। एजीएम प्रोसेस में भी होता है, यूएसएम प्रोसेस में भी होता है, तो अब्रेसिव ग्रेन का हैमरिंग। और आगे चलते हैं, इरोजन ड्यू टू वेपराइजेशन, तो इरोजन ड्यू टू वेपराइजेशन किस में होता है, तो ये हो जाएगा ईडीएम प्रोसेस में, तो इसके लिए ईडीएम हो जाएगा। फिर चिपिंग एंड इरोजन, तो चिपिंग एंड इरोजन एजीएम में भी होता है और यूएसएम में भी होता है। फिर मेल्टिंग एंड पार्शियल वेपराइजेशन, तो मेल्टिंग एंड पार्शियल वेपराइजेशन किस में होगा, ये हो जाएगा प्लाज्मा आर्क में, मेल्टिंग एंड पार्शियल वेपराइजेशन, तो एस का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फिर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस तो ईसीएम में होता है, तो मेनली इन दोनों से हम लोग चेक कर लेंगे, तो 4 का हो जाएगा क्यों, 4 का क्यों, तो इसी से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर अब्रेसिव जेट मशीनिंग, अब्रेसिव जेट मशीनिंग किस में होता है, तो इसके लिए अब्रेसिव स्लरी का हम लोग यूज़ करेंगे, एयर का भी यूज़ होता है। और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, तो ईबीएम प्रोसेस, ईबीएम प्रोसेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वैक्यूम, वैक्यूम और वैक्यूम ही बस होगा इसमें, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के लिए हम लोग क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ईडीएम, ईडीएम में तो डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता है, केरोसिन, तो डी का हो जाएगा 1 और सी का 2, तो डी का 1 और सी का 2 इन दोनों में है। फिर बी का 4, बी का 4 तो ए का 5। उसके बाद हम लोग चलते हैं, तो अगला है पैरामलॉय, पैरामलॉय डाइलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर एनोडिक इरोजन, तो देखिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ईडीएम, डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा ईडीएम में भी, और डाइलेक्ट्रिक ईडीएम में यूज होता है, और डी आयोनाइज्ड वाटर भी हम लोग यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के लिए। केरोसिन तो होता ही है, डीटीओ भी होता है, तो इसका 3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो सकता है। फिर एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के लिए हो जाएगा वाटर जेट मशीनिंग। एक्यूमुलेटर में क्या रहता है कि हाई पूरा वाटर हम लोग स्टोर करके रखते हैं हाई एनर्जी में, और यहाँ पर प्रेशर जनरेट करता है, तो उसके लिए एक्यूमुलेटर का हम लोग यूज़ करते हैं वाटर जेट मशीनिंग में, तो इसका हो जाएगा आर। और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की तो हम लोग बात कर चुके हैं। और एनोडिक इरोजन, एनोडिक इरोजन किस में होता है, तो ये हो जाएगा ईडीएम प्रोसेस में, ईडीएम प्रोसेस में एनोडिक इरोजन होता है, जैसे कि वर्क पीस एस एनोड को हम लोग रखते हैं तो वहाँ पर इरोजन होता है, तो इसका हो जाएगा एस ऑप्शन। और फिर परमेला बचा तो इसका हो जाएगा 2 यूएसएम। आगे चलते हैं, तो जिग्स, जिग्स तो गाइड टूल को गाइड करने के लिए रहता है, टूल को गाइड करने के लिए रहता है, जिग्स का हम लोग यूज़ करते हैं, तो होल्ड एंड पोजीशन द वर्कपीस एंड गाइड द कटिंग टूल, तो इसका हो जाएगा पी ऑप्शन। फिर होल्ड एंड पोजीशन भी करता है जिग। फिर फिक्सचर, फिक्सचर के बाद होल्ड लोकेट पोजीशन करने के लिए रहता है, तो हेल्प टू प्लेस द वर्कपीस इन द सेम पोजीशन साइकिल आफ्टर साइकिल, होल्ड एंड पोजीशन द वर्कपीस, लोकेटर फिक्सचर। तो देखिए इसमें जो फिक्सचर रहेगा तो फिक्सचर होल्ड एंड पोजीशन द वर्कपीस बस के लिए रहता है। और अगर आपको क्लैंप, क्लैंप करना है तो क्लैंप से क्या होगा, केवल होल्ड एंड वर्कपीस, होल्ड द वर्कपीस ओनली। और लोकेटर, लोकेटर रहेगा सेम पोजीशन साइकिल बाय साइकिल। फिर उसके बाद है ईडीएम प्रोसेस, तो ईडीएम प्रोसेस में हो जाएगा मशीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल, तो कंडक्टिव रहना चाहिए। यूएसएम, यूएसएम के लिए रहेगा मशीनिंग ऑफ ग्लास ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करता है। केमिकल मशीनिंग, केमिकल मशीनिंग में रहेगा नो रेसिडुअल स्ट्रेस, केमिकल मशीनिंग में रेसिडुअल स्ट्रेस फिर नहीं रहता। और आयन बीम मशीनिंग है नैनो मशीनिंग, आयन बीम मशीनिंग नैनो मशीनिंग।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस? तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस ऑफन यूज ड्राई स्लरी कंप्राइजिंग ऑफ द अब्रेसिव पार्टिकल एंड वाटर। तो स्लरी वाटर के साथ हम लोग मिक्स करते हैं यूएसएम में, और अभी ये एजीएम प्रोसेस होता, तो एजीएम प्रोसेस में स्लरी को हम लोग मिक्स करते हैं एयर के साथ। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक जितना भी पॉली से रहता है वो सारे थर्मोप्लास्टिक हैं एक्सेप्ट पॉलीइथाइलिन। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो जाहिर सी बात है थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग होता है इपॉक्सी। और इलास्टोमर, इलास्टोमर लेटेक्स है। और सिरेमिक, सिरेमिक कौन है? सिलोन। तो थैंक यू सो मच।